हमने अपनी पुरानी कार रोक ली। इस्राएली फौजी अपनी जीप से उतरकर हमारी तरफ बढ़े। इनकी जीप की हेडलाइट्स रोशन थी। एक फौजी 2 कदम पीछे खड़ा हो गया। इसकी स्टेन गन का रुख हमारी तरफ था। दूसरे फौजी ने एक हाथ जेब में डाल रखा था। यकीनन इस जेब में पिस्तौल होगा। इसने गाड़ी में 2 यहूदी राहबों को बैठे देखा तो एहतरामन जरा सा सर झुकाया और पूछा कि हम आधी रात को कहाँ जा रहे हैं। डॉक्टर उकाद राबी जेरोम के रूप में इस लम्हे के लिए पूरी तरह तैयार बैठा था। इसने मुस्कुराहट लाते हुए बड़े एतमाद से कहा कि हमारा एक रॉबी साथी नासरा शहर में अचानक बीमार पड़ गया है। इसकी हालत ख़राब है। हम इसकी तीमारदारी को जा रहे हैं। इस्राएली फ़ौजी अफसर मेरे करीब आ गया। इसने मुझे घूर कर देखा। इसका एक हाथ अभी तक जेब में रखे पिस्तौल पर था। मैंने मुस्कुराकर सर को खफीफ सा नीचे करके खैरमकदम किया और हाथ में पकड़ी तस्बीह चलाने लगा। वो पीछे हट गया और डॉक्टर उकाद की तरफ देखकर बोला, ठीक है फादर, तुम जा सकते हो। मेरी जान में जान आई। थोड़ी देर बाद हमारी गाड़ी एक बार फिर रात के अंधेरे में यरूशलेम के जनूबी मज़ाफ़ात के पहाड़ी टीलों के दरमियान चक्कर खाती जा रही थी। उकाद ने गहरी सांस लेकर कहा, अब आगे रास्ता साफ होगा। ये गश्ती जीप थी जो चली गई। मैं खामोश रहा। हमारी पुरानी गाड़ी खिड़खिड़ाती हुई एक टीले की ढलान उतर कर जैतून की ऊंची नीची झाड़ियों के करीब आई तो मुझे दरख्तों के अकब में एक बैरकनुमा इमारत की ढलानी छत का साया सा नजर आया। उकाद ने गाड़ी इस बैरक के पीछे झाड़ियों की ओट में खड़ी कर दी और मुझे साथ लेकर बैरक के सामने वाले बरामदे की तरफ आ गए। बैरक छोटी सी थी। एक तरफ से इसकी छत नीचे को झुकी हुई थी। लकड़ी के सतून पर कोई जंगली बेल चढ़ी हुई थी। अंदर कहीं भी रोशनी नहीं हो रही थी। बरामदे का फर्श नाहमवार था। डॉक्टर उकाद ने बंद दरवाजे पर आहिस्ता से कहा, फोकस। दरवाजे का पट चिरचिराहट के साथ खुल गया। अंदर आ जाओ, किसी ने करख्त आवाज में कहा। पहले तो मुझे अंदर दाखिल होने के बाद कुछ भी दिखाई न दिया। उकाद मेरे करीब ही खड़ा कह रहा था, पाकिस्तानी कमांडो मेरे साथ है। वो करख्त आवाज में बोला, तुमने अपनी तसल्ली कर ली है? उकाद ने कहा, हाँ। अब मुझे अंधेरे में एक आदमी का हियोला नजर आया जो एक मेज पर दोनों हथेलियां टिकाए आगे की तरफ झुका हुआ था। इसने मेरी तरफ देखा। इसकी आंखें चीते की आंखों की माने चमकने लगी। इसने अब मुझे मुखातिब किया, तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया गया है, मगर मेरे बारे में तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। इसकी ज़रूरत भी नहीं। पाकिस्तानी हमारे मुस्लिम भाई हैं। उन्होंने हमेशा हमारे कॉज की हिमायत की है। क्या तुम मेरे साथ मर सकोगी? वो अरबी में बोल रहा था। मैंने अरबी ज़ुबान में ही जवाब दिया, अपना मिशन पूरा किए बगैर नहीं मरूंगा। अंधेरा और खामोशी। फोकस की आंखों की चमक में इजाफा हो गया था। इसने मेरे कंधे पर अपना हाथ रख दिया। इसके हाथ में फौलाद जैसी सख्ती थी। वो मुस्कुराया। अंधेरे में इसके सफ़ेद दांतों की लकीर नजर आने लगी। फिर इसने जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लिया और डॉक्टर उकाद की तरफ देखकर बोला, तुम अब जा सकते हो। डॉक्टर उकाद खामोशी से बाहर निकल गया। इसने मुझसे सलाम दुआ भी न की। फ़लस्तीनी कमांडो फोकस ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब मुझे कमरे के अंधेरे में धुंधली धुंधली चीज़ें नजर आने लगी थी। 2-3 कुर्सियां दीवार के पास रखी थी। कोने में फर्श पर एक कैंप कार्ड बिछी थी। कमांडो फोकस ने लकड़ी के फर्श का एक तख्ता खिसका दिया। नीचे लकड़ी की सीढ़ी लटकी हुई थी। कहने लगा, नीचे उतर जाओ, सुबह बात करेंगे। मैं कुछ पूछने ही वाला था कि फोकस ने मुझे झिड़क दिया, नीचे उतर जाओ। मैं चुपके से रस्सी की सीढ़ी पर लटकता नीचे उतर गया। नीचे एक तहखाना था। छोटा सा अंधेरा कमरा था जिसकी फिजा में गीली मिट्टी की बू फैली हुई थी। जमीन पर पुरानी मैट्रेस बिछी थी। मैं इस पर बैठ गया। मैट्रेस के स्प्रिंग टूटे हुए थे। कमांडो फोकस ने लकड़ी का तख्ता अपनी जगह से खिसका दिया। तहखाने में इस कदर अंधेरा हो गया कि मुझे वाकई अपना हाथ भी नजर आना बंद हो गया। खुदा जानी ये फ़लस्तीनी कमांडो मेरा इम्तिहान ले रहा था या ये इसकी मजबूरी थी। बहरहाल मैं चूँकि इस किस्म की मुसीबतें झेलने का आदी था, इसलिए मैट्रेस पर लेट गया। इसके टूटे हुए स्प्रिंग मेरी कमर में चुभ रहे थे। तहखाने में किसी जगह से ताज़ा हवा के आने का एहसास हो रहा था, लेकिन अंधेरे में वो जगह दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने भी ज्यादा तरद्दुद न किया और बाजू पर सर रखकर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। आंख इस वक्त खुली जब किसी ने मेरे पाँव को दबाया। मैंने आंखें खोलकर देखा, छत का तख्ता हटा हुआ था और वहां से दिन की फीकी फीकी रोशनी आ रही थी। मेरे पाँव की जानिब एक दराज का दुबला पतला नौजवान खड़ा अपने पाँव से मेरा पाँव हिला रहा था। इसके शाने चौड़े थे, बाल छोटे छोटे तराशे हुए थे। इसके चौड़े जबड़े वाली चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। ये सिवाय कमांडो फोकस की और कोई नहीं हो सकता था। इसकी बिल्ली आंखें चीते की आंखों की तरह चमक रही थी। मैं उठ बैठा। इसने अरबी जुबान में कहा, ऊपर आ जाओ। ये कहकर वो रस्सी की सीढ़ी की मदद से तहखाने के ऊपर चला गया। मैं भी इसके साथ ही ऊपर चला आया। ये वीरान जंगल में कोई पुरानी बोसीदा सी बैरक थी जिसके अंदर काठ कबाड़ भरा हुआ था। दरवाज़ा बंद था।
कमांडो फोकस बंद दरवाजे के पास खड़ा किसी खुफिया सुराग में से बाहर देख रहा था। छोटी सी गोल मेज पर मोमबत्ती की मोम चिमटी हुई थी। कमांडो फोकस दरवाजे से हटकर मेरे करीब आए। मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा करके खुद भी कुर्सी पर बैठ गया। एक टांग दूसरी टांग पर रखी और जरा पीछे झुककर अपने कान की लो को उंगलियों से मरोड़ता हुआ बोला, सबसे पहले तुम्हें ये यहूदी रॉबी का हुलिया बदलना होगा। तुम्हें लॉकर रूम के कोडवर्ड्स बता दिए जाएंगे। गाइड मिसाइल के कलीदी हिंसों की तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मगर इसराइली हुक्काम की यकीन दहानी के लिए तुम्हें इसके शुरू और आखिर के दो हरूफ बता दिए जाएंगे। ये 4 हिंसे मिसाइल पोस्ट के हुक्काम के पांव तले की ज़मीन खिसकाने के लिए काफ़ी होंगे। कमांडो फोकस बात करते करते रुक गया और बंद दरवाजे के सुराख में से बाहर देखने लगा। फिर मेरी तरफ मुंह करके बोला, तुम्हारे साथ 2 कमांडो कर दिए जाएंगे। मैं मिसाइल पोस्ट पर ही होऊंगा, मगर तुम वहाँ मुझसे कोई बात नहीं करोगे, मेरी तरफ देखोगे भी नहीं। वो चलता हुआ मेरे करीब आकर शकिस्ता कुर्सी पर बैठ गया। मेज़ पर कोहनियाँ टिकाई और मेरी तरफ झुककर बोला, ये बड़ा ख़तरनाक मिशन है। इसका 80% बोझ तुम पर है। क्या तुम इसे संभाल लोगे? मैंने कहा, इसका सबूत तुम्हें इस वक्त ही मिल सकता है जब मैं कमांडो साथियों को लेकर मिसाइल पोस्ट पर हमलावर होऊंगा। वो मेरी आंखों में आंखें डाले घूरता रहा, कुछ कहे बगैर उठे छोटी सी बैरक के फर्श पर टहलने लगे। फिर मेरे सामने कुर्सी पर आकर बैठ गए। बंद बैरक के बाहर से किसी वक्त चिड़िया के बोलने की आवाज़ आ जाती थी। इसने हाथ बढ़ाकर कहा, तुम्हारे पास न्यूक्लियर मिसाइल स्टेशन का जो नक्शा है मुझे दिखाओ। मैंने जेब से एक तय किया हुआ कागज़ निकाल कर इसकी तरफ बढ़ा दिया। इस कागज़ पर मिसाइल स्टेशन के अंदर के कमरों का पूरा नक्शा बना हुआ था। वो चंद लम्हों तक गहरी मुहवियत से इस नक्शे को देखता रहा, फिर तय करते हुए बोला, तुमने इसे अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लिया है ना? मैंने इस बात में जवाब दिया। इसने नक्शा मेरी तरफ बढ़ाकर कहा, एक बार फिर इसे गौर से देख। मैंने नक्शे पर एक बार फिर निगाह डाली। इसकी तमाम तफसीलात और आड़ी तिरछी लकीरों और लॉकर रूम की तरफ जाती राहदारी और बाहर के गेट की फौजी पोस्ट को गौर से देखा। इसके बाद कमांडो फोकस ने वो नक्शा मुझसे लेकर माचिस की तीली जलाई और इसे जलाकर राख करके फर्श पर पाँव से मसल दिया। वो उठा और बोला, यहाँ से निकलकर बैरक के पीछे जाओगे तो एक छोटा सा गुसल खाना मिलेगा। इसके साथ ही किचन भी है, वहाँ नाश्ता तैयार है। वहीं एक मेज़ पर तुम्हें खाकी रंग की पतलून कमीज़ भी मिलेगी, इसे पहन लेना। ये कपड़े वहीं रहने देना, अब जाओ। वो कुर्सी पर ही बैठा रहा। मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर बरामदे में आया। ताज़ा हवा ने मेरे रगों को एकदम से ताज़ा कर दिया था। धूप खूब निकली हुई थी। इस जगह को मिट्टी के छोटे छोटे टीलों ने घेर रखा था। पीछे छोटा सा टूटा फूटा गुस्लखाना था जिसका टब पानी से भरा हुआ था। साथ ही इससे भी छोटा एक किचन था जिसका दरवाज़ा टूटकर एक तरफ को झुक गया था। गुस्ल से फारिग होकर मैं किचन में आया। यहाँ एक पुरानी कुर्सी पर गठरी रखी हुई थी, इसे खोला। इसमें खाकी पतलून और खाकी कमीज थी। मैंने राहिबों वाला लिबास उतार कर दूसरे कपड़े पहने और ये लिबास गठरी में बांध कर वहीं रख दिया। किचन के चूल्हे के पास ही कैतली में चाय और खाली मग पड़ा था। एक प्लेट में डबल रोटी के 4 टुकड़े रखे हुए थे। मैंने वहीं खड़े खड़े नाश्ता किया। वापस बैरक में आया तो कमांडो फोकस गायब था। मेज़ पर एक रुका पड़ा था। मैंने इसे खोल कर पढ़ा। लिखा था, अब तुम मुझे यहाँ नहीं देख सकोगे, तुम इसी बैरक में रहोगे। मौसम की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों में बारिश होगी। शाम को तुम्हारे साथी कमांडो यहाँ पहुँच जाएंगे। तुम्हें सिर्फ बारिश की सूरत में अटैक करना होगा। अगर बारिश ना हुई तो अटैक मुलतवी कर देना होगा। खाना तुम्हें यहाँ मिलता रहेगा। नीचे किसी के दस्तखत नहीं थे। जाहिर है ये कमांडो फोकस ने रुका लिखा था। मैंने रुके को फाड़ कर इसके छोटे छोटे पुर्जे करके बाहर रेत में दबा दिए और बैरक के अंदर दरवाज़ा बंद करके बैठ गया। जहन में तरह तरह के ख्यालात आने लगे। मेरा असल मिशन मिस्र में मुतय्यन पाकिस्तानी सफारतकार की बेटी को यहूदियों की कैद से निकालकर वापस मिस्र ले जाना। ये कोई मामूली अगवा नहीं था, बल्कि इस लड़की के जरिए बहुत ऊंची सतह पर अरब मफादात को ब्लैकमेल करने की घिनौनी कोशिश की जा रही थी। कभी ख्याल आता कि मैं अपने मिशन में कामयाब ना हुआ तो क्या होगा। मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं थी। कमांडो जब अपने वतन की खातिर निकलता है तो वो वतन की आन पर अपनी जान का पहले ही सौदा कर चुका होता है। तशवीश सिर्फ इस बात की थी कि अगर मिशन नाकाम हो गया और किसी मामूली सी भूल चूक के बाइस हम मार दिए गए तो अरब मफादात और आज़ादी फ़लस्तीन के कॉज को ज़बरदस्त और नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा। मैंने अहद किया कि मिशन को हर हालत में कामयाब बनाया जाएगा। दोपहर हो गई, गर्मी बढ़ गई थी, मुझे भूख भी लगने लगी थी। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि यहाँ मेरे खाने पीने का इंतज़ाम कहाँ से होगा। मैं आमदन बैरक के अंदर ही बैठा था।
मुझे बाहर किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। ये चाप बरामदे की लकड़ी के बोसीदा फर्श पर किसी के चलने से पैदा हो रही थी। मैं तेजी से अपनी जगह से उठा और दरवाजे के अंदर की जानिब दीवार के साथ लग कर खड़ा हो गया। मेरा हाथ पतलून की जेब में जर्मन ऑटोमेटिक पिस्तौल पर था। कदमों की चाप बरामदे में मेरे दरवाजे तक आई और फिर वापस चली गई। अजीब मुआमा था। मैं उछलकर बाहर बरामदे में आ गया। कैप्सूल मेरे हाथ में था, बरामदा खाली था। मुझे दरवाजे के आगे पड़ी प्लेट में कोई शय रुमाल में लिपटी पड़ी थी। मैं भागकर बरामदे के किनारे तक गया, मगर मुझे कुछ नजर न आया। जैतून की झाड़ियों पर दोपहर की धूप खामोशी से चमक रही थी। इर्द गिर्द मिट्टी के तोदे चुपचाप थे। या खुदा, क्या वो छलावा था। वापिस आकर मैंने जैतून की एक शाख तोड़ी और कुछ फासले पर खड़े होकर प्लेट में रखे रुमाल को परे हटाए। नीचे से 2 रोटियां और खुश्क गोश्त का टुकड़ा बरामद। समझ गया कि कोई मेरे लिए खाना रख गया है। किचन में जाकर मैंने रोटी खाई, मिट्टी के मटके में से पानी निकाल कर पिया और वापस बैरक में आकर बैठ गया। आसमान बिल्कुल साफ था। किसी जगह भी बादल का कोई टुकड़ा नजर नहीं आता था। खुदा जाने मौसमी पेशगोई वाले बादल कहाँ रास्ते भूल गए थे। मुझे यकीन हो गया कि आज रात बारिश नहीं होगी और मैं अपना मिशन शुरू नहीं कर सकूंगा। फिजा की गर्मी, बैरक की खामोशी और फलस्तीनी खालिस आटे और गोश्त का कुछ ऐसा खुमार चढ़ा कि मुझे नींद आने लगी। मैंने दरवाजे की कुंडी अंदर से लगाई और कैंप कार्ड पर गिरते ही गहरी नींद में खो गया। आंख खुली तो महसूस हुआ कि फिजा में वो तपिश नहीं है, बल्कि इसकी जगह कुछ ठंडक सी हो रही है। कलाई पर वक्त देखा, दोपहर के 5 बज रहे थे। मैं काफ़ी देर सोता रहा था। दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा तो ठंडी हवा का झोंका मेरे खैर मकदम को आगे बढ़ा। मौसमी पेशगोई गलत नहीं थी। आसमान पर काली घटाएं छा रही थी और ठंडी हवा में जैतून और इंजीर के दरख्तों की शाखें आहिस्ता आहिस्ता झूम रही थी। काली घटाओं की वजह से दिन की रोशनी काफ़ी मदम हो गई थी। अभी बूंदाबांदी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन अगर पेशगोई सही हुई जैसा कि लग रहा था तो फिर इसी रात मिशन को आगाज़ करना लाजमी था। मैं बैरक के अंदर आ गया, दरवाज़ा बंद कर दिया और कुर्सी पर बैठकर अपने जहन में इसराइली मिसाइल स्टेशन के अंदरूनी नक्शे की लकीरों को फिर से याद करने लगा। इस गाइड एटमी मिसाइल पोस्ट के अंदर का नक्शा मुझे इस कदर अजबर हो गया था कि मैं आंख बंद करके लॉकर रूम तक पहुंच सकता था। बादलों में हल्की सी गरज पैदा हुई। मेरी महवियत का सिलसिला टूट गया। मैं उठकर बरामदे में आ गया। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। फिजा में रेत, मिट्टी, जैतून और इंजीर के पत्तों की धीमी धीमी महक रची हुई थी। ये मशीकी वस्ता की महक थी। हजारों साल पुरानी दरख्शां और अनमिट तारीख की महक थी। इन रास्तों की खुशबू थी जिन पर कभी पैगम्बराने कराम गुजरा करते थे। मेरा दिल अपने अजीम दीन की अजमत से लबरेज हो गया। इस जज्बे ने मेरे कुआ को फौलादी ताकत अता कर दी। दिन की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ने लगी। गहरे बादलों की वजह से ये रोशनी तेजी से मदम हो रही थी। अब मुझे शिद्दत से अपने 2 साथी कमांडोज का इंतजार था, जिन्हें फोकस कमांडो के कहने के मुताबिक आज शाम तक मेरे पास पहुंच जाना था। हमारा खतरनाक मिशन बारिश वाली अंधेरी रात में शुरू होना था और बूंदाबांदी और बादलों की गरज बता रही थी कि रात को बारिश होगी। इस वक्त मुझे सिगरेट की शदीद तलब महसूस हुई। मेरी जेब में सिगरेट का पैकेट नहीं था। मैंने इस तलब को दबा दिया। कमांडो को इस किस्म की ख्वाहिशात को दबाने की खास तौर पर तरबियत दी जाती है। शाम हो रही थी कि दूर से किसी जीप की आवाज़ करीब आती सुनाई दी। मेरे कान खड़े हो गए। मैं हमतन गोश होकर इस आवाज़ को सुनने लगा। ये जीप की आवाज़ थी। जीप बड़ी तेज़ी से चली आ रही थी, क्योंकि चंद लम्हों के बाद ही सन्नाटे की आवाज़ के साथ एक जीप जैतून की झाड़ियों के करीब जाकर रुकी। ये जीप चारों तरफ से बंद थी। जीप को यकदम ब्रेक लगाकर रोका गया था, जिसकी वजह से जीप एक तरफ को ज़रा सा घूम गई थी। मैं बरामदे के झुके हुए सुतून के पीछे हो गया था। जीप की अगली सीटों के दरवाजे खुले और अंदर से 2 इंसानी साए जैसे छलांगे लगाकर बाहर निकल आए। इनका रुख बैरक के दरवाजे की तरफ था। मैं जानबूझकर सुतून पर चढ़ी हुई बेल की ओट में छुप गया। दोनों आदमी बैरक के बरामदे के करीब आकर रुक गए। फिर एक ने हाथ को उठाकर अंगूठे को नीचे करते हुए दरवाजे की तरफ इशारा किया। इशारा पाते ही एक आदमी छलांग लगाकर जेब से पिस्तौल निकालते हुए दरवाजे के सामने आ गया और दूसरे ने वहीं फर्श पर पोजीशन संभाली। ये फलस्तीनी कमांडो ही हो सकते थे। जो कमांडो कोठरी के सामने खड़ा था, इसने हलक से पहले एक अजीब सी आवाज़ निकाली, फिर कोडवर्ड बोला। ये कोडवर्ड मुझे पहले ही से बता दिया गया था। मैंने सुतून की ओर से कोडवर्ड का जवाब दोहराया। कोडवर्ड का जवाब सुनते ही दोनों कमांडो मेरी तरफ इस तरह बढ़े कि पिस्तौल उन्होंने जेब में वापस रख लिए थे। अब अरबी ज़ुबान में उन्होंने मुझे अपना खुफिया नाम बताया और डॉक्टर उकाद का भी कोड नाम बताया। मैंने कमांडो फोकस का खुफिया नाम बताया। उन्होंने बारी बारी मुझे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहा और हाथ मिलाया। यही वो फ़लस्तीनी कमांडो थे जिन्हें मेरे साथ इसराइली मिसाइल पोस्ट पर अटैक करना था।
बारिश अभी तक बूंदाबांदी की शक्ल में ही हो रही थी। हम बैरक के तंग से कमरे में आकर बैठ गए। इनमें से एक ने मोमबत्ती रोशन करके इसे मेज पर रख दिया। मैंने इन्हें मोमबत्ती की धुंधली रोशनी में देखा। दोनों नौजवान थे, इनके रंग खिलते हुए थे, छोटी छोटी मूंछें और जिस्म घुटे हुए थे। हमारा कोई नाम नहीं था, वो मुझे लीडर कहते और मैं इनमें से एक को नंबर 2 और दूसरे को नंबर 3। इस एतबार से मैं इनका लीडर था। कमांडो नंबर 3 ने मुझे बताया कि अटैक आज ही रात के पिछले पहर किया जाएगा, जबकि सुबह की शिफ्ट वाले गार्ड ड्यूटी पर आते हैं। ये 2 गार्ड लॉकर रूम के हैं। इनके बारे में हमने जो हतमी तफसीलात हासिल की हैं, इसके मुताबिक उन्हें मिसाइल स्टेशन की गाड़ी रात के पिछले पहर 3 बजे इनके क्वार्टरों से लेकर आती है। हमें इस गाड़ी को हाईजैक करना होगा। मैंने पूछा, ये गाड़ी कहाँ से चलती है और गार्ड्स के क्वार्टर किस जगह पर है? जिसके जवाब में नंबर 2 ने बताया कि इनके क्वार्टर साथ साथ हैं, मगर हमें गाड़ी पर निसफ रास्ते में हमला करना होगा। जब ये गाड़ी क्वार्टरों के अहाते से निकलने के बाद बड़े टीले वाली सड़क का मोड़ काट रही होगी। इसके बाद वो मुझे अपनी बंद जीप में ले गए। जीप के अंदर 6 ऑटोमेटिक स्टेन गन, इनके लिए 2 मैगजीनें, 4 ऑटोमेटिक जर्मन पिस्तौल, 12 हैंड ग्रेनेड और 3 अददी शिकार चाकू एक बक्स में महफूज पड़े थे। मैंने सारे असलहे को चेक किया। मैगजीन भरा हुआ था। मैंने पूछा कि हमें कपड़े कौन से पहनने होंगे। नंबर 3 बोला, वही जो ड्यूटी पर जाते गार्ड्स ने पहने होंगे। हम इनके कपड़े खुद पहन लेंगे। इनका अंदिया मैं समझ गया। कमांडो शॉर्ट हैंड में बातें किया करते हैं। इनके इशारों को ही समझना काफ़ी होता है। गार्ड्स की वर्दी हम कैसे हासिल करेंगे, ये बात बिल्कुल जाहिर थी कि हमें क्या करना होगा। कमांडो जब इस किस्म की हलाकत खेज नेशनल मिशन पर होता है तो फिर इसके सामने अपनी ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगी की भी कोई अहमियत नहीं होती। इसे हर हालत में अपने टारगेट तक पहुंचना होता है, ख्वाह इसके लिए इसे दुश्मन के 1000 आदमियों को ही मौत के घाट क्यों न उतारना पड़े। बादलों की गरज अब थोड़े थोड़े वक्फों के बाद उभरती थी। हम जीप की अगली सीटों पर ही बैठ गए थे। टीले, टेकरियां और इन पर कहीं कहीं खजूर और जैतून के दरख्त चुड़ैलों की तरह दिखाई दे रहे थे। जीप रेतले रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रही थी। जीप की हेडलाइट्स की बजाय छोटी बत्तियां रोशन थी। कई टेकरियों और मिट्टी के तोदों के पहलू से गुजरने के बाद हमारी जीप बूंदा बांदी वाली अंधेरी रात में एक खुली जगह पर आ गई। मेरे साथी फलस्तीनी कमांडोज को तमाम रास्ते का इल्म था। मैं इनके दरमियान बैठा था। दोनों खामोश थे। इनमें से किसी ने कोई बात नहीं की। ये खुला मैदान सा था जिसकी एक जानिब दरख्तों के स्याह ह्योले उभरे हुए थे और दूसरी तरफ दूर बिजली के खंभों की कतार चली गई थी। इन खंभों पर ट्यूबलाइट्स रोशन थी। जीप इन खंभों की तरफ ही जा रही थी। मैदान में कोई 2-1 मील सफ़र करने के बाद रोशनी वाले खंभे हमारी तरफ आ रहे थे। जीप एक ढलान में उतरी तो दाएं तरफ क्वार्टरों की एक कतार नजर आई जिनके आंगनों में रोशनी हो रही थी। जीप की रफ्तार हल्की हो गई। फिर वो थोड़ी सी ऊंचाई चढ़ने के बाद एक ऐसे क्वार्टर के पीछे वीरान से अंधेरे बाग में आकर रुकी जहां कोई बत्ती नहीं जल रही थी। नंबर 2 और नंबर 3 ने असलहे का बक्स जीप में से निकाला और क्वार्टर के अकबी गैराज के छोटे दरवाजे में से गुजरकर हम निस्बतन खुले कमरे में आ गए। यहाँ 2 पलंग साथ साथ बिछे हुए थे। नंबर 3 ने सबसे पहले बंद खिड़कियों के आगे भारी पर्दे खींच दिए, फिर मोमबत्ती रोशन करके फर्श पर लगा दी। मैं इस सारी कार्रवाई के दौरान खामोश तमाशाई बना रहा। नंबर 3 ने जुबान खोली, लीडर यहाँ से हमें अपने टारगेट की तरफ बढ़ना होगा। मैंने ड्यूटी पर जाने वाले गार्ड्स के क्वार्टरों के बारे में पूछा तो नंबर 2 ने कहा वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मगर हम आधे रास्ते में एक जगह घात लगाकर बैठेंगे। मैं खामोशी से इनकी हाँ में हाँ मिलाता रहा। हमने एक एक पिस्तौल, एक एक शिकारी चाकू और 3-3 हैंड ग्रेनेड अपनी जेबों में रख लिए। कमीज के अंदर स्टेन गन भी छुपा ली। इस काम से फारिग होकर हमने कुछ सैंडविचेस खाए, कॉफ़ी बनाकर पी। नंबर 3 ने अपनी कलाई की घड़ी उतारकर मोमबत्ती के बिल्कुल सामने रोशनी में रख दी। फिर कान खुजाते हुए अरबी में कहने लगा, लीडर हमें पूरे 2:20 पर यहाँ से अपने टारगेट नंबर 1 की तरफ निकल जाना होगा। ये टारगेट नंबर 1 वो जगह थी जहां हमें घात लगाकर इसराइली मिसाइल स्टेशन के गार्ड्स की गाड़ी के इंतजार में बैठना था। इस वक्त रात के 12 भी नहीं बजे थे। नंबर 2 किचन में गया और हमारे लिए गरम गरम तलख कॉफ़ी बना कर ले आए। कहने लगा, बाहर बारिश शुरू हो गई है। नंबर 3 ने स्याह कॉफ़ी का घूंट भरते हुए कहा, इन कमबख्तों की मौसमी रिपोर्ट कभी गलत नहीं होती। क्या बारिश मूसलाधार हो रही है? नंबर 2 ने बताया कि मूसलाधार बारिश नहीं हो रही, मगर बूंदाबांदी हो रही है। रात 2 बजे तक हम कॉफ़ी पीते और इधर उधर की बातें करते रहे। इस दौरान में नंबर 2 और नंबर 3 ने मुझे मिसाइल स्टेशन की अंदरूनी राहदारी
गार्ड रूम और गेट पर चेक पोस्ट के बारे में ब्रीफिंग भी दी। हमें गार्ड की वैगन को आते देखकर क्या करना होगा, नंबर 2 कहाँ होगा, नंबर 3 की क्या पोजीशन होगी और मैं कहाँ से हमला करूंगा। इन सब बातों को अच्छी तरह से जहन नशीन कर लिया गया। एक एक तफसील तय कर ली गई। थोड़ी सी रिहर्सल भी की गई। मैगजीन को बार बार खोल कर देखा। स्टेन गन्नों के बैरल चेक किए। जब घड़ी ने 2:19 बजाए तो नंबर 3 एकदम से उठ खड़ा हुआ। ओके। नंबर 2 ने कहा मैगजीन चेक। हमने एक बार फिर अपनी स्टेन गन्नों को चेक किया। पिस्तौलों में से मैगजीन निकालकर चैम्बर्स को चेक किया। मैगजीन दोबारा भरे और क्वार्टर से निकलकर बाहर आ गए। जीप को वहीं छोड़ दिया और पैदल ही बारिश में एक तरफ को चल दिए। बारिश अच्छी खासी हो रही थी। एक अजीब मौत जैसी वीरानी चारों तरफ छाई हुई थी। दूर क्वार्टरों की धीमी रोशनियां बारिश के चिलमन में मजीद धीमी हो गई थी। हम इन क्वार्टरों के मुखालिफ सिमत को जा रहे थे। जमीन चूंकि रेतली थी इसलिए कीचड़ बिल्कुल नहीं था और चलने में दिक्कत नहीं हो रही थी। यहाँ अंधेरा था। एक वीरान रास्ता बाएं जाने वाली टेकरियों के करीब से होकर आगे को चला जा रहा था। हम इसी रास्ते पर चल रहे थे। सड़क पर आकर हम कोई 2 फरलांग चले होंगे कि नंबर 3 ने हाथ के इशारे से हमें सड़क पर से उतरने को कहा। सड़क की दूसरी जानिब अनारों का बाग था जिसकी बाड़ लकड़ी के खम गाड़ कर बनाई गई थी। यहाँ एक खम के पास अंगूरों की एक बेल ने छत सी डाल रखी थी। नंबर 3 ने नंबर 2 को इशारा किया। अब मैंने देखा कि उन्होंने पहले ही से यहाँ लकड़ी का एक खंभा उखाड़ कर छुपा रखा था। ये खंभा टेलीफोन का था और इसके टूटे हुए तार लटक रहे थे। हमने मिलकर इस खंभे को सड़क के बीच में इस तरह डाल दिया कि कोई भी गाड़ी वहां से नहीं गुजर सकती थी। एक एक बात अपने आप को समझ में आ रही थी। कुछ पूछने या इस्तफसार करने की जरूरत नहीं थी। यही वो जगह थी जहां हमें अपनी अपनी पोजीशन संभालनी थी। नंबर 2 सड़क की दूसरी तरफ भाग कर चला गया। नंबर 3 मुझसे 10 गज दूर बाग के खम की ओट में हो गया और मैंने 6 कदम पीछे हटकर पोजीशन संभाली। स्टेन गन्ने हमारे हाथों में थी, मैगजीन लोड थे और हमारी उंगलियां ट्रिगर्स पर थी। तो दोस्तों अगली किस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।